नमस्कार, आदाब, मैं शरी यासिर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। संसद के मानसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे की चर्चा तय। तीसरे दिन भी विपक्ष का जोरदार हंगामा जारी। ट्रंप ने 73 दिनों में 25वीं बार किया मध्यस्थता का दावा। कांग्रेस बोली प्रधानमंत्री मौन क्यों। दिल्ली की मस्जिद में मीटिंग, यूपी में गरमाई सियासत। केशव प्रसाद मौर्य बोले मौलाना अखिलेश यादव। विधानसभा से निकाली भड़ास। तेजस्वी यादव बोले सीएम नीतीश को चर्चा का विषय भी नहीं था पता। जन स्वराज कार्यकर्ताओं पर पुलिस का लाठीचार्ज। प्रशांत किशोर बोले नीतीश कुमार को घर से निकलने नहीं देंगे। भारत पाकिस्तान तनाव पर ट्रंप का एक और दावा। कहा मैंने उन्हें फोन कर कहा कि सुनो अब और ट्रेड नहीं। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सदन में चर्चा करने के लिए तैयार हो गया। बताया जा रहा है कि आगामी सोमवार को लोकसभा और मंगलवार को राज्यसभा में इसे लेकर चर्चा होगी। साथ ही आपको बता दें कि मानसून सत्र के शुरू होने के साथ ही विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सदन में चर्चा कराने की मांग कर रहा था। देखिए, ये जानबूझ करके डेडलॉक बनाया जा रहा है। जब पहले दिन उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम पे सदन को बाधित किया, हंगामा किया, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने कहा आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग है, स्पीकर साहब के साथ 16 घंटे उस पर समय तय हो गया। अब स्पीकर साहब जिस दिन करेंगे चर्चा होगी। अगर इसके बाद और विषयों पर चाहते हैं तो कल भी मैं चेयर पे था, संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा, अर्जुन राम मेघवाल जी ने, स्पीकर साहब कह रहे हैं कि आप कोई विषय लाइए। ये सदन के बिल में राहुल गांधी के सामने लोग डिस्प्ले कर रहे हैं प्ले कार्ड्स को। ये सदन के ऊपर लोकतंत्र पे कुठाराघात है, अमर्यादित आचरण है। तो मुझे लगता है कि ये आरोप कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है राहुल गांधी का, ये गलत है। राहुल गांधी सदन को चलने नहीं दे रहा है। बिहार का एक मुद्दा चल रहा है। देखिए, बिहार का जो मुद्दा है, मुझे लगता है कि आज चुनाव आयोग डोर टू डोर अगर वोटर्स का वेरिफिकेशन कर रहा है तो जो वोटर 18 साल के हो गए, अगर वोटर नहीं हो वोट बनाया जा रहा है, जिनकी डेथ हो गई उनके नाम डिलीट हो गए, कोई एक जगह से ट्रांसफर दूसरी जगह हो गया उसके नाम डिलीट हो गए। लेकिन अगर बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, नेपाली है, विदेशी है तो उसको डोर टू डोर वेरीफाई करके उनके नाम काटे जाएंगे। कांग्रेस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष रुकवाने का दावा एक बार फिर किए जाने पर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भी मौन हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि वो क्यों इतनी बार ये बात। हाउ कैन प्राइम मिनिस्टर गिव अ स्टेटमेंट? क्या प्राइम मिनिस्टर क्या बोलेंगे कि ट्रंप ने करवाया है? बोल नहीं सकते हैं, बट सच्चाई है ट्रंप ने सीज फायर करवाया है, पूरी दुनिया जानती है। रियलिटी है, रियलिटी से छुपा तो नहीं जा सकता है। तो और ये सिर्फ सीज फायर की बात नहीं है, बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो हम डिस्कस करना चाहते हैं। डिफेंस के प्रॉब्लम्स हैं, डिफेंस इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स हैं, ऑपरेशन सिंदूर के प्रॉब्लम्स हैं। हालात अच्छी नहीं है, पूरा देश जानता है। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं वो भग गए, राइट? प्राइम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ट्रंप ने कितनी बार बोला है? 25 बार बोला है। ट्रंप ने 25 बार बोला है कि मैंने सीज फायर करवाया। ट्रंप कौन होता है सीज फायर कराने का? उसका काम थोड़ी है। मगर प्रधानमंत्री ने एक बार जवाब नहीं दिया। सच्चाई है, छुप नहीं सकते। सर, कोई डेट्स गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए? नहीं, देखो, डिस्कशन तो होगा। डिस्कशन एक्सेप्ट किया है, पता नहीं कब करेंगे। उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर के वापस आने से करेंगे, तो वो तो डिस्कशन होगा। अब देंगे, बट पीएम का जवाब तो चल रहा है ना, ऑनगोइंग जवाब है। आप कह रहे हो कि ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है और फिर आप कह रहे हो विक्ट्री हो गई, या विक्ट्री हो गई या सिंदूर ऑनगोइंग है। और दूसरी साइड से ट्रंप कह रहा है कि भैया सिंदूर को मैंने बंद किया। 25 बार बोला है, तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है ना। सिर्फ फॉरेन पॉलिसी आपको नहीं लगता कि फॉरेन पॉलिसी साथ है, लेकिन नहीं, गिनती पे भी नहीं गिना जा सकता। किसने सपोर्ट किया?
किसी ने भी हमारी फॉरेन पॉलिसी की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी हैं, किसी ने हमें सपोर्ट नहीं किया। महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों अलग ही रंग देखने को मिल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार और विपक्ष के तेवर पिछले दिनों से बदले बदले नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। इन सबके बीच सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में शरद पवार और उद्धव ठाकरे को धन्यवाद दिया। ये धन्यवाद कॉफी टेबल बुक में की तारीफ के लिए था। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि हम वैचारिक रूप से विरोधी हैं, दुश्मन नहीं हैं। यह बात बिल्कुल सच है जो श्रीमान शरद पवार जी ने कहा है और श्रीमान उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ये बहुत मेहनती है। एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में रात को 3 बजे तक सब दूर पहुंचने का, हर व्यक्ति विशेष को मिलकर उसके काम को सुलझाने का प्रयास करते हैं। और इस बात को स्वीकारना होगा कि भले हमारे राजनीतिक दल अलग अलग हैं, हमारी विचारों की लड़ाई है, व्यक्तिगत तौर पे दुश्मनी नहीं है। पर मुझ जैसा कर्मठ कार्यकर्ता इस बात को कतई भूल नहीं सकता कि 2019 से लेकर के 2022 तक यदि आप शरद पवार जी की टिप्पणी सुनते, श्रीमान उद्धव ठाकरे की आदरणीय देवेंद्र जी के प्रति टिप्पणी सुनते, तो कमर के नीचे कहीं ना कहीं वार करने का दुस्साहस दोनों ने भी किया था। पर देवेंद्र जी ने अपना लक्ष्य विचलित होने नहीं दिया। जन सेवा के प्रति वह सजग रहे, जागरूक रहे। 24/7 वह जो उनका अपना एक मंत्र है मेहनत करने का, वो लगातार उन्होंने रखा। और अंत में टीका टिप्पणी करने वाले भी अगर आप अपने मार्ग पर चलते रहो तो एक दिन आपकी तारीफ करते हैं। यह एक उदाहरण कल देखने मिला। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों को इसके पीछे की वजह बताई, लेकिन इसके बावजूद सियासत अभी थम नहीं रही है। विपक्ष लगातार अचानक धनखड़ के पद छोड़ने पर सवाल उठा रहा है। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का इस मामले में बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस्तीफे के पीछे स्वास्थ्य कारण नहीं लगते हैं। ऐसे में सरकार को जवाब देना चाहिए कि उपराष्ट्रपति ने किन कारणों से इस्तीफा दिया है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खड़गे ने कहा है कि सरकार को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है और इसके पीछे की वजह क्या है। साथ ही उन्होंने आगे कहा है कि हमें तो लगता है कि दाल में कुछ काला है। नहीं, सरकार जवाब देना चाहिए, वो क्यों रिजाइन करे, कारण क्या है, इसके पीछे क्या राज है। हमको तो ऐसा दिख रहा है कि दाल में कुछ काला है, नहीं तो उनका हेल्थ भी ठीक है और वो अच्छे हमेशा अपनी वोकैबुलरी को ठीक रखते हैं। लेकिन हुआ क्या, वो हमेशा तो आरएसएस और बीजेपी को इतना डिफेंड करते थे, शायद ही वो खुद आरएसएस और बीजेपी के लोग नहीं करते थे। इतना उनका यानी निष्ठा, लॉयल्टी उनके साथ थी। तो ऐसे वक्त में उन्होंने जो राजीनामा दिया है, इसके पीछे क्या है, कौन है और इसका कारण क्या है, देश को बताना चाहिए। क्योंकि देश के लोग ये जानते हैं कि 140 करोड़ जनता के आप प्रतिनिधित्व करते हैं, तब आपको एक काम करना चाहिए कि आपको दुनिया को या देश को, लोगों को बताना चाहिए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 52 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटने पर कहा है कि ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है। इन्होंने महाराष्ट्र में चोरी की। हमने चुनाव आयोग से सवाल पूछे कि वोटर लिस्ट दिखाएं, लेकिन उन्होंने नहीं दिखाया। कर्नाटक में हमने इनकी भयंकर चोरी पकड़ी, ये मैं चुनाव आयोग को दिखाऊंगा। अब उन्होंने बिहार में पूरा सिस्टम ही नया कर दिया है। वोटर लिस्ट से कई लोगों के नाम हटाकर नए लिस्ट बना रहे हैं। देश में चुनाव चोरी किए जा रहे हैं, ये सच्चाई है। एज इम्पोर्टेंट सिर्फ 52 लाख की बात नहीं है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है। महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। ठीक है,
कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी, कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहां की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। और यही काम इनको पता लग गया है कि इनका जो गेम है हम समझ गए हैं। एक सेकंड, हाँ, लोकसभा चुनाव की बात है। हमने एक कंस्टिट्यूएंसी चुनी, वहां पे हमने डीप डाइव किया, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये वोटर लिस्ट देते हैं पेपर में, और पेपर की जब वोटर लिस्ट आती है उसको एनालाइज किया नहीं जा सकता। तो एक कंस्टिट्यूएंसी ने हमने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ली, उसको डिजिटल फॉर्मेट किया, 6 महीने लगे हमने, मगर हमने सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया है। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम है। चोरी का फॉर्मेट बदल दिया इन्होंने। नहीं, अब इनको समझ आ गई बात, ठीक है। और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान की। थैंक यू। संसद के मानसून सत्र के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने सहयोगियों और अन्य सांसदों के साथ दिल्ली की एक मस्जिद में कथित तौर पर बैठक की। अब इस बैठक पर सियासत शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस बैठक पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा का चरित्र हमेशा से हिंदू विरोधी रहा है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मौलाना अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी अपने को दिखाना चाहते हैं कि मौलाना अखिलेश यादव हैं। तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा करने वाली ये समाजवादी पार्टी है और उसी का ये चरित्र है कि मस्जिद के अंदर सांसदों के साथ बैठ करके और एक यह संदेश देना कि वह मुसलमानों के बहुत बड़े मसीहा हैं। तो मैं यह मानता हूं कि यह उनका एक तरह से गैर जिम्मेदाराना ये कृत्य है और इससे उनको बाज आना चाहिए था, लेकिन वो बाज नहीं आ सकते हैं और इसीलिए समाजवादी पार्टी की दुर्दशा हो रही है और आगे आने वाले समय में और दुर्दशा होगी। लेकिन अखिलेश यादव से जब आज इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने उल्टा बीजेपी पे आरोप मर दिया और उन्होंने कहा कि बीजेपी धर्म को हथियार बनाती है और हमेशा इस तरह की बातें वो लोग लेके आते हैं। आस्था बीजेपी धर्म को हथियार नहीं बनाती है, बीजेपी जो सही बात होती है उसे कहती है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण, यह देश के करोड़ों लोगों की भावना थी, वह हो गया और समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोली चलाई। समाजवादी पार्टी का चरित्र सदा से हिंदू विरोधी रहा है, मुस्लिम परस्त रहा है और जिसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को सत्ता से बेदखल होकर के भुगतना पड़ा है। आने वाले समय में और बड़ी कीमत सपा को चुकानी पड़ेगी। देखिए, चुनाव आयोग ने SIR के माध्यम से जो बिहार के अंदर अभियान शुरू किया, अब उस अभियान में अगर कोई मतदाता मृतक हो गया है तो मृतक के नाम पे बूथ कब्जा करने वाले आकर के वोट डालते होंगे, इसलिए हटाने से उनको परेशानी हो रही है। एक मतदाता एक राष्ट्र के अंदर होता है, अब एक देश के अंदर अगर वो अनेक स्थानों पर मतदाता हैं तो उसमें बदलाव होना चाहिए, हम उसका स्वागत करते हैं। तीसरा विषय ये है कि जो मतदाता बिहार के अंदर रहते थे और बिहार छोड़ करके किसी दूसरे प्रदेश में चले गए, वहाँ के मतदाता बन गए, ये उनको भी मतदाता बना करके अगर ये सोचते हैं कि उनके नाम पे बूथों पर कब्जा करके वोट डाल लेंगे, तो चुनाव आयोग ने बहुत सराहनीय काम किया है। लोकतंत्र का हर समर्थक इसका स्वागत करेगा और हर राजनीतिक दल को भी इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन जो फर्जी वोट, बूथ कब्जा, तुष्टीकरण और घुसपैठी वोटरों को लेकर के अपनी राजनीति करते हैं, उनको तो दर्द होगा। वो काले कपड़े पहने चाहे हरे कपड़े पहने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मानसून सत्र को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया और सांसद अखिलेश यादव अपने सभी सांसदों के साथ दिल्ली में जुटे हुए हैं। अब अखिलेश यादव के एक दौरे को लेकर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा सपा पर हमलावर हो गया है। अब अखिलेश यादव का इस पूरे मामले पर रिएक्शन सामने आया है। सपा मुखिया ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा लोगों में दूरियां देखना चाहती है, इसलिए मेरे मस्जिद जाने पर यह पूरा विवाद खड़ा किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि आस्था जोड़ती है, मगर भाजपा चाहती है कि लोग एकजुट नहीं रहें, वो बटे रहें। अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि उनकी सभी धर्मों में आस्था है। मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ती है। किसी भी धर्म या कोई आस्था है वो आस्था जोड़ती है और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है
कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। तो आस्था जोड़ने का काम करती है और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। पर उनका मत ये है कि पॉलिटिकल मीटिंग नहीं लगा रहे हैं कि अब बीजेपी के कहने से, अब बीजेपी को मीठे से तकलीफ होगी तो मीठा छोड़ देंगे। बीजेपी कहेगी नमकीन खाइए तो नमकीन खाएंगे क्या? तो बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी को आप भी जानते हो, बीजेपी को आप सब जानते हो। बीजेपी का हथियार ही धर्म है। अल्पसंख्यक मोर्चा जो है वो इस पर प्रोटेस्ट कर रहा है बीजेपी का, कह रहे हैं आज वो भी जाएंगे, वो भी मीटिंग करेंगे। उनके पास ये भी संगठन है। अभी तक तो हमें ये पता लगा कि वो अंडरग्राउंड काम करते हैं, लेकिन अब इनका ऐसा भी संगठन है। ये अंडरग्राउंड संगठन तो नहीं है उनका। बिहार के SIR पर आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने आज कहा कि मेरा कहना यह है कि मामला कोई भी हो उस पर जांच होनी चाहिए और चर्चा होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा सवाल है कि चुनाव कराने वाले पर इतना बड़ा सवाल उठाया जा रहा है, इसलिए हमारी पार्टी का रुख स्पष्ट है कि अगर कहीं वोट की चोरी नहीं हुई है तो इस पर चर्चा और जांच होनी चाहिए। साथ ही अखिलेश यादव द्वारा कथित तौर पर एक मस्जिद के अंदर बैठक करने पर चंद्रशेखर ने कहा है कि सभी पार्टियां अपने राजनीतिक कार्यक्रम धार्मिक स्थलों पर करती हैं। जो पार्टी आरोप लगा रही है उनके ज़्यादातर कार्यक्रम धार्मिक स्थलों पर ही होते हैं। जो सरकारी स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल, उनमें गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, किसानों के, दलितों के, पिछड़ों के, तमाम जो गरीब तबका है उसके बच्चे पढ़ते हैं। और शिक्षा एक हथियार है। अगर आप बहुत अभाव में, बहुत गरीबी में जी रहे हैं तो अच्छी एजुकेशन लेके, अच्छी पढ़ाई करके डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील, तमाम पोस्टों पे जा सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में और कई प्रदेशों में शिक्षा का बाजारीकरण किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है स्कूलों को। 27,000 लगभग स्कूल बंद किए जा रहे हैं। तो ये स्कूल नहीं बंद किया जाए, गरीबों के बच्चों का भविष्य बंद किया जा रहा है। मैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मांग करता हूं कि सारे स्कूल बंद न किए जाए। ये आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी को लीज पे दे दिए जाए। हमें कोई फंड नहीं चाहिए। हम अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करेंगे कि वो इन स्कूलों में पढ़ाएं और अच्छी शिक्षा व्यवस्था कराएं। अभी कई जगह दिख रहा है कि 3-3 किलोमीटर दूर स्कूल हो गए, बच्चे जा नहीं पा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के वीडियो आ रहे हैं, उनके परिवार के वीडियो आ रहे, रो रहे हैं। इसके खिलाफ भी उत्तर प्रदेश में हम लोग जो है आज मीटिंग करके बड़ा आंदोलन करेंगे। ये फैसला हम लोगों ने लिया है। आप कैसे देखते हैं आपकी पार्टी? देखिए, मेरा बिल्कुल स्पष्ट है। मैं बिहार भी गया था अभी 2 दिन पहले। अगर कोई भी विषय आया तो उसकी जांच होनी चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए, सरकार को चर्चा करानी चाहिए। भाई ये बहुत बड़ा सवाल है कि इंस्टीट्यूशन पे चुनाव आयोग जो है, जो पूरा चुनाव कराता है, उस पर इतना बड़ा सवाल है। तो सवाल इसलिए भी जाहिर है क्योंकि जनता बोल रही है। मैंने भी खुद सुना है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जो मृतक हो गए उनके फार्म भरे जा रहे हैं। तो मेरा ये बिल्कुल स्पष्ट है हमारी पार्टी का स्टैंड कि कहीं से भी वोट की चोरी ना हो, इसलिए इस पर चर्चा हो और इसकी जांच हो। देखिए, ये उनकी पार्टी का, इसके जरिए वो क्या करना चाहते हैं तो वही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन धार्मिक स्थलों की जहाँ तक बात है तो कोई पार्टी ऐसी नहीं जो धार्मिक स्थल पे अपनी राजनीतिक कार्यक्रम ना कर रही है। जो पार्टी आरोप लगा रही है उनके तो मैक्सिमम कार्यक्रम धार्मिक स्थलों पे होते हैं। वो तो वहीं से जो है बड़े बड़े भाषण देते हैं। भारतीय राजनीति में ये पहला ऐसा मामला है जहाँ एक उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है। चिंता का विषय, सवाल खड़े हो रहे हैं, सरकार को स्पष्ट कर देना चाहिए। हालांकि मैं उनके स्वास्थ्य की मंगल कामनाएं करता हूं क्योंकि उन्होंने खुद अपने लेटर में स्वास्थ्य रीजन दिया है। लेकिन अगर और भी कोई बात है, क्योंकि अचानक ये हुआ है, उससे पहले वो काम करे तो सरकार को स्पष्ट कर देना चाहिए। और मुझे लगता है सरकार स्पष्ट कर सकती है। विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन भी विपक्ष के नेताओं ने जमकर हंगामा किया। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान पर विपक्ष ने हंगामा किया तो बात आगे बढ़ गई। आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने तो यहाँ तक कह दिया कि सदन किसी के बाप का नहीं। इस पर स्पीकर नंद किशोर यादव भड़क गए। कुछ भी बयान दिया है, मैं अभी भी कहूंगा, मैं अपने बयान पर कायम हूँ और मैंने बयान दिया है कि ये सदन किसी की बपौती नहीं है। मैंने कहा कि ये सदन किसी की बपौती नहीं है। ये कौन सा गलत काम बोल दिया मैंने? ये संसदीय भाषा है, असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया है। अगर इसको असंसदीय कहते हैं तो मैं उस पर ये करूंगा। कहा जा रहा है क्या? और इस पर इसके बाद जो है मंत्री ने गाली दिया, माँ के लगाकर गाली दिया है, PhD मंत्री ने और कई मंत्रियों, जीवेश मिश्रा भी। आप उसका फुटेज निकालिए और तब उस पर बहस होगी। सीएम ने भी अरे माफी किस बात का? किस बात का? कौन सा गलत काम कर दिया मैंने? सदन किसी की बपौती नहीं है, ये तो मैंने गलत कहा। अभी भी कह रहा हूँ कि कहा हूँ। विजय सिन्हा कह रहे हैं ऐसा नहीं बोलना चाहिए। विजय सिन्हा हमारे नेता हैं क्या?
या मास्टर है क्या? वो सब मेरे सामने पैदा लिया है सब। मैंने कोई शब्द का ऐसा प्रयोग नहीं किया है। मैंने कहा कि सदन किसी की बपौती नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, अपने बयान पर कायम हूँ। आज भी मैं कायम हूँ और उस पर उनके मंत्रिमंडल के पीएचडी मंत्री और कई मंत्रियों ने गाली गलौज करने का काम किया। मैं अध्यक्ष जी से कहूंगा कि आप फुटेज निकालिए और देखिए उसमें कौन किससे क्या। मैं असंसदीय भाषा कभी बोलता ही नहीं हूं। मैंने कहा कि सदन किसी की बपौती नहीं है। वो माफी मांगने की बात कर रहे हैं। अरे माफी कैसे मांगेंगे? नहीं, माफी मांगने वाला भाई वीरेंद्र गलती करेगा तब ना, गलती करेगा तो मैं माफी मांगूंगा। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भिड़ गए। तेजस्वी यादव का कहना था कि सदन के अंदर एसआईआर पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि वो एसआईआर का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो प्रक्रिया चुनाव आयोग अपना रहा है वो सही नहीं है, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। तेजस्वी यादव अपनी बात कह ही रहे थे कि नीतीश कुमार खड़े हो गए, वो तेजस्वी यादव पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे माता पिता के राज में क्या होता था, तुम्हारे माता पिता के मुख्यमंत्री रहते पहले स्थिति बिहार की क्या थी। आज सदन के अंदर विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा बोलने का नेता प्रतिपक्ष को मौका मिला। लंबे समय तक बोले। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े ही प्रेम से समझाने का प्रयास किया और उन्होंने कहा कि 2 दिन अब बचा है, शांति से जनता के हित के प्रश्नों को चलने दिया जाए। और उन लोगों ने जिस तरह के भाषा का उपयोग किया और नेता प्रतिपक्ष दोबारा खड़े हो गए और उनका एक नेता है भाई वीरेंद्र जी कहता है ये विधानसभा किसी के बाप का है। इस तरह का उसके जंगल राज के अराजकता सदन के अंदर गुंडा राज स्थापित करना चाहता है। ये भूल गए हैं कि ये 90 का दशक नहीं है जनता को भरमाने का, एसआईआर पर लोगों को बरगलाने का ये बयानबाजी कर रहे हैं, संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहे हैं। लोकतंत्र में इनको विश्वास नहीं है। मुख्यमंत्री ने तो साफ कहा कि 2 दिन के बाद सदन खत्म होगा, चुनाव में जाइए, जनता मालिक है, जिसको जनता आशीर्वाद देगा आइए। उसका ये विरोध कर रहे हैं और जिसका बाप का है ये शब्द का उपयोग पर हमने कहा कि माफी मांगिए। ये माफी नहीं मांगना, ये जंगल राज वाले लोग गुंडा राज का प्रदर्शन सदन के अंदर और सदन के बाहर कर रहे हैं। लेकिन 90 का दशक नहीं है, ये 2025 है, 21वीं सदी का। अब बिहार गुंडा राज में नहीं जाएगा, बिहारी का अपमान नहीं होगा और बिहारी के सम्मान के लिए हर तरह से बलिदान देने के लिए हम लोग तैयार हैं। माफी नहीं मांगेंगे तो फिर ऐसे लोग को सदन में बैठने का उचित नहीं है। बिहार विधानसभा सत्र के दौरान आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री और सरकार पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चर्चा का विषय तक नहीं पता था और वो बीच बहस में ही हस्तक्षेप करने लगे। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही और शासन का कोई स्पष्ट दिशा नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि विपक्ष के नेता को बोलने का संवैधानिक हक है, लेकिन सरकार उसे दबाने की कोशिश कर रही है। और आज हमको उन्हीं की अनुमति से आज सदन में बोलने का मौका मिला। हम लोगों ने अपनी बात को रखा एसआईआर को लेकर के, चाहे टाइमिंग का सवाल हो या डॉक्यूमेंट का सवाल हो या जो बिहार के लोग जो पलायन करके दूसरे राज कमाने खाने गए हैं उनकी जहां तक बात हो, या जो इलेक्शन कमीशन का कल लगभग 55 लाख लोगों का उन्होंने अनुपस्थित पाया, या सुप्रीम कोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन ने हलफनामा जो दिया उसको लेकर के हम चर्चा कर रहे थे, अपनी बात को रख रहे थे। बहुत पीड़ा हुई देख करके कि सत्ता पक्ष में जो लोग हैं, कुछ लोग बड़े बड़े पद पे बैठे हुए मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, इतनी हल्की राजनीति करना उनको शोभा नहीं देता।
और अध्यक्ष जी ने कहा था कि हर दल के लोगों से वो बुलवाएंगे। यानी जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष को भी मौका मिलता अपनी बात को रखने का, लेकिन कुछ लोग हल्की राजनीति करने वाले लोग सदन की गरिमा को गिराने का काम करते हैं। अगर आप पूरा देखें तो अध्यक्ष महोदय ने डिप्टी सीएम को भी फटकार लगाई, कई मंत्री को भी फटकार लगाई कि सदन का संचालन का काम उनका है या नीचे बैठे हुए डिप्टी सीएम या मंत्रियों का है। हम तो अनुमति से बोल रहे थे, लेकिन डिप्टी सीएम का कमेंट आता है जो विजय सिन्हा है, जिनको कुछ आता जाता नहीं है, बकवास करने में दिलचस्पी रहती है, हाईलाइट कैसे रहे, कैमरे के सामने बस कैसे बने रहे, खबरों में कैसे रहे, दिन भर उनका काम इसी पर है। और उनका बयान आता है कि यही बोलता रहेगा खैली, कितना बोलेगा, क्यों बोलने दिया जा रहा है। इस तरह का बयान कितना अमर्यादित है। सदन में अगर विपक्ष का नेता नहीं बोलेगा तो बोलेगा कौन? सवाल अगर विपक्ष नहीं पूछेगा तो जवाब कौन देगा, जब सवाल ही नहीं पूछे जाएंगे तो। और हम सब लोगों को लगता था कि भाई सब पॉलिटिकल पार्टी अपनी राय को रखेगी एसआईआर को लेकर के, तो बात वहां उखड़ करके आई। आप लोगों ने अगर गौर किया होगा तो कि हमने कहा कि सूत्रों पर ये दोनों उप मुख्यमंत्री जो हैं बयान देने लगते हैं। जन स्वराज पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर ने कहा है कि हम लोग यहीं पर डटे हुए हैं, जब तक सरकार का कोई प्रतिनिधिमंडल हमें आश्वासन नहीं देता हम जाने वाले नहीं हैं। ये जंग की शुरुआत है, हम इनका जीना दुश्वार कर देंगे। बिहार की जनता बदलाव चाहती है, लोग पुलिस के पीछे और सदन में छुप नहीं सकते हैं। पीके ने कहा है कि हम नीतीश कुमार को उनके घर में घेरेंगे, किसी से डरते नहीं हैं। अभी 1 लाख आदमी लाकर उनके घर का घेराव करेंगे, उनको निकलने नहीं देंगे। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि उनको राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया जा रहा है और जाने से भी रोका जा रहा है। इनका जीना हराम कर देंगे। इनको पता नहीं है बिहार की जनता बदलाव चाहती है, ये भ्रष्टाचारियों को हटाना चाहती है। ये लोग सदन में और पुलिस के पीछे छिप नहीं सकते हैं। आपके कुत्ते पे खून है, ये तो सुरानी का खून नहीं हुआ। क्या इसका जवाब देंगे? जवाब तो ऐसा देंगे कि पूरा बिहार देखेगा। अभी आप खाली देखते जाइए, आप देखते जाइए। नीतीश कुमार को उनके घर में ना घेर लिया तो आप बता देना, उसके घर में घेर लेंगे, एक हमें मार देंगे। पुलिस कुछ नहीं कर सकता है। 1 लाख आदमी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव के दौरान 5 विमानों को गिराया गया और उन्होंने इस युद्ध को रुकवाया। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष परमाणु युद्ध में तब्दील हो सकता था। उन्होंने व्हाइट हाउस में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि हमने भारत और पाकिस्तान के कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और रवांडा के बीच युद्ध रुकवाए। ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव का जिक्र करते हुए कहा कि 5 विमान गिराए। मैंने उन्हें फ़ोन किया और कहा कि सुनो, अब और व्यापार नहीं होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे आपका कोई भला नहीं होगा। वे दोनों शक्तिशाली परमाणु संपन्न देश हैं और कौन जानता है कि इसका क्या नतीजा होता है। मैंने इसे रुकवा दिया। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान की पूरी परमाणु क्षमता को नष्ट कर दिया और कोसोवो और सर्बिया के बीच संघर्ष भी रुकवाया। ट्रंप ने कई बार दावा किया कि उन्होंने व्यापार के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव को रुकवाया है। उन्होंने पिछले शुक्रवार को पहली बार कहा था कि लड़ाई के दौरान 5 विमान मार गिराए थे। इस बीच संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की शीर्ष राजनयिक ने भी कहा कि ट्रंप प्रशासन ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने में मदद की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका विवादों में मध्यस्थता करने और दुनिया भर में शांतिपूर्ण समाधान को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाज़त। बाकी खबरों के लिए अब बने रहें सियासत टीवी के साथ।